प्रेगनेंसी में आपका स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था नॉर्टन और थेवेनिन थ्योरम और आज हम पढ़ने जा रहे हैं रेसिप्रोसिटी थ्योरम। ठीक है, रेसिप्रोसिटी थ्योरम क्या होती है? पारस्परिकता प्रमेय। बच्चे मीडियम को आप माइंड मत करें कि चाहे आपका हिंदी मीडियम है चाहे इंग्लिश मीडियम है, उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मैं लेक्चर बाइलैंग्वेज डिलीवर कर रही हूँ। ठीक है, फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट कीजिए, फिर मैं आपकी इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन करूंगी। ठीक है, अब देखो रेसिप्रोसिटी थ्योरम क्या होती है, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझने पे फोकस करो, स्टेटमेंट आप अपने आप लिख दोगे। जो बड़ा क्वेश्चन बनेगा वो नॉर्टन, थेवेनिन और सुपरपोजिशन से बनने के ही ज्यादा चांसेस रहते हैं, बाकी जो थ्योरम है उसमें से छोटा क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, रेसिप्रोसिटी थ्योरम क्या होती है? पारस्परिकता प्रमेय जिसे हम कहते हैं कि अगर हम किसी भी रैखिक जाल यानी लीनियर नेटवर्क की बात करें, उस जाल के एक लूप में सोर्स लगा हुआ है जिसकी ईएमएफ हमने क्या मान ली? ई। इस सोर्स के कारण उसी जाल के किसी दूसरे लूप में धारा मान लो I2 प्रवाहित हो रही है। ठीक है, रेसिप्रोसिटी थ्योरम क्या कहती है कि अगर मैं किसी भी नेटवर्क के किसी एक लूप में कोई सोर्स लगा हुआ है और उस नेटवर्क के दूसरे लूप में धारा प्रवाहित हो रही है इस सोर्स के कारण, यानी इस ई के कारण, इस वोल्टेज सोर्स के कारण इस लूप में धारा I2 प्रवाहित हो रही है। अब हम इस लूप को, यानी हम ये कर दें कि जो सोर्स है इस सोर्स को दूसरे लूप में लगा दे, और अब क्या होगा, इसमें अगर धारा I1 डैश मान लो और इस लूप में धारा I2 डैश मान लो, ये मान लो लूप 1 मान लिया, ये आपने सेकंड मान लिया, लूप के नेम में वही रहने दो, यहाँ पे भी लूप 1 और ये सेकंड मान लिया। इस सोर्स के कारण पहले लूप में धारा I2 प्रवाहित हो रही थी, अब हमने सोर्स को दूसरे लूप में लगा दिया तो भी इस लूप में धारा कितनी प्रवाहित होगी? I2 ही होगी। ये स्टेटमेंट है Z1 Z2 और ये हो गया Z3। अगर हम ये कहें कि इस नेटवर्क, कोई भी लीनियर नेटवर्क ले लिया, ठीक है, उस नेटवर्क में किसी लूप में एक सोर्स कनेक्टेड है और इस सोर्स के कारण उसके दूसरे लूप में धारा अगर I2 प्रवाहित हो रही है, तो अगर इस सोर्स को हम उस लूप में लगा दें तो पहले वाले लूप में भी धारा उतनी ही प्रवाहित होगी। ये है रेसिप्रोसिटी थ्योरम। ठीक है, तो रेसिप्रोसिटी थ्योरम क्या कहती है? इन ए लीनियर नेटवर्क कंटेनिंग बायलैटरल लीनियर इम्पीडेंसेस। इसका क्या मतलब है कि किसी भी रैखिक जाल जिसमें क्या होनी चाहिए? द्विपार्श्वरिक रैखिक प्रतिबाधाएं होनी चाहिए। द्विपार्श्वरिक रैखिक प्रतिबाधाएं क्या होती हैं? हम पढ़ चुके हैं बायलैटरल लीनियर एम्पीडेंसेस, जिसमें धारा की दिशा को रिवर्स कर दे तो प्रतिबाधा का मान अपरिवर्तित रहता है, वो होती है बायलैटरल लीनियर इम्पीडेंसेस। ठीक है, तो इन लीनियर नेटवर्क कंटेनिंग बायलैटरल लीनियर इम्पीडेंसेस, इफ ए सोर्स ऑफ ईएमएफ ई इज कनेक्टेड इन ए सर्टेन मैश, किसी भी मैश में कोई सोर्स है जिसकी ईएमएफ ई है, वो कनेक्टेड है, ठीक है, एंड इट प्रोड्यूस ए करंट आई इन द सम अदर मैश, यानी कि और वो दूसरे मैश में करंट आई प्रोड्यूस कर रहा है, देन बाय कनेक्टिंग द सेम सोर्स ई इन द अदर मैश अ करंट आई विल बी प्रोड्यूस इन द फर्स्ट मैश। कि अगर हम दूसरे मैश में ई को कनेक्ट कर दें तो पहले मैश में उतनी ही धारा प्रवाहित होगी। ठीक है, तो क्या है इसकी स्टेटमेंट कि किसी भी रैखिक जाल के किसी लूप में कोई सोर्स कनेक्टेड है, उस सोर्स के कारण दूसरे लूप में उतनी ही धारा प्रवाहित होती है जब दूसरे लूप में सोर्स को लगाने पर पहले वाले लूप में जितनी धारा प्रवाहित होगी। ठीक है, तो ये थी पारस्परिकता प्रमेय। हमने ये कहा कि ये मान लो दूसरा लूप है, ये पहला लूप है, ये दूसरे लूप में सोर्स ईएमएफ ई लगा हुआ था, इसके कारण इस लूप में धारा I2 प्रवाहित हो रही थी। ठीक है, अब हमने सोर्स को इस लूप में कर दिया, ठीक है, तो उसके बाद उस लूप में धारा कितनी प्रवाहित होगी? उसमें भी धारा I2 ही प्रवाहित होगी, यानी I2 डैश किसके इक्वल होना चाहिए? I2 के। ये रेसिप्रोसिटी थ्योरम है। अब इसको प्रूफ करते हैं। तो इसको प्रूफ करने के लिए क्या करोगे?
I1 ये हो गया Z1 Z2 Z3, ठीक है। यहाँ से आप सिंपली I2 निकाल सकते हैं और इधर I2 डैश निकालते हैं, सुपर पोजिशन थ्योरम से निकाल लो, या फिर आप वैसे ही निकाल सकते हो क्योंकि एक ही सोर्स है तो टोटल करंट I1 तो क्या हो जाएगी, जो यहाँ से जा रही है वो होगी V/R करोगे तो E/ में ये दोनों पैरेलल हो गए, इनके साथ ये सीरीज में हो गया Z1 प्लस Z2 Z3 में Z2 प्लस Z3, ये I1 आ गया। अब I2 क्या हो जाएगा, I1 का कितना पार्ट है, I2 वही करते हैं I2, क्योंकि ये धारा थी, ये दोनों पैरेलल रेजिस्टेंस में डिवाइड हो रही है, तो हमने रूल पढ़ा हुआ है सामने वाला रेजिस्टेंस बटे में दोनों का सम। तो यहाँ क्या कर देंगे, Z2 के सामने वाला रेजिस्टेंस, कॉन्सेप्ट तभी समझ आ जाएंगे जब पहले वाले लेक्चर सुने हुए हैं। तो इसके सामने वाला रेजिस्टेंस I2 क्या हो गया, E1 में Z1 प्लस Z2 Z3 में Z2 प्लस Z3, इनटू में क्या कर दोगे, इसके सामने वाला रेजिस्टेंस Z3 में दोनों का सम, Z2 प्लस Z3। तो I2 की वैल्यू आपके पास कितनी आ रही है, E1 Z3 में एलसीएम ले लो, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, Z1 Z2 प्लस Z1 Z3 प्लस Z2 Z3, ये तो I2 की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे देखते हैं I2 डैश कितना होगा, I1 डैश तो टोटल करंट है, वो कितनी होगी E/ ये दोनों पैरेलल, इनके साथ ये सीरीज में Z1 Z3 में Z1 प्लस Z3, और I2 डैश हो जाएगा I1 डैश इंटू में क्या कर दोगे, I1 डैश की वैल्यू पुट कर दो पहले, Z1 Z3 में Z1 प्लस Z3 इंटू में अब क्या करना है, Z1 से प्रवाहित होने वाली धारा देख रहे हैं तो इसके सामने वाला रेजिस्टेंस Z3 में दोनों का सम, तो इंटू में कर दोगे Z3 में Z1 प्लस Z3, ये भी एलसीएम से कट जाएगा, तो I2 डैश कितनी आ गई, E Z3 में Z1 Z2 प्लस Z1 Z3 प्लस Z1 Z2 Z1 Z3 और Z2 Z3, ये इक्वेशन मान लो फर्स्ट और ये है सेकंड। अब फर्स्ट और सेकंड इक्वल है, यानी I2 इक्वल है I2 डैश के, तो ये प्रूफ होगी हमारी रेसिप्रोसिटी थ्योरम, पारस्परिकता प्रमेय। तो इजी है, पारस्परिकता प्रमेय कुछ भी नहीं है, हम ये कह रहे हैं कि कोई भी हमने सोर्स ले लिया, वो नेटवर्क के किसी लूप में कनेक्टेड है, उसके कारण दूसरे लूप में धारा I प्रवाहित हो रही है, ये धारा उतनी होगी जब उस लूप में सोर्स को लगा दिया जाए तो इस लूप में जितनी धारा प्रवाहित होगी तो उसके इक्वल आएगा, ये है पारस्परिकता प्रमेय। अब पारस्परिकता प्रमेय को एक एग्जांपल से समझते हैं, सिंपल कि एग्जांपल लेके कैसे प्रूफ कर सकते हैं। मान लो कि ये कोई भी लीनियर नेटवर्क ले लिया हमने जिसमें इम्पीडेंसेस बायलैटरल होनी चाहिए, बायलैटरल जिसमें करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर दें तो इम्पीडेंस की वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं आता। अब मान लिया ये 1 ओम 2 ओम 3 ओम रेजिस्टेंस है, वो 2 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, तो ये इस सोर्स के कारण इस लूप में धारा I2 प्रवाहित हो रही है। अब इस लूप, ये जो सोर्स है इसको इस लूप में शिफ्ट कर दिया जाए तो इस लूप में भी धारा कितनी प्रवाहित होनी चाहिए, I2, यानी ये धारा और ये धारा इक्वल होनी चाहिए, I2 इक्वल्स टू I2 डैश, ये रिजल्ट आना चाहिए हमारा। पहले हम I2 निकालते हैं, I2 होगी V/R, I1 निकालो, टोटल करंट I1 है यहाँ पे जो बैटरी के साथ डायरेक्ट जा रही है, V/R करोगे, ये दोनों पैरेलल में, इनके साथ ये सीरीज में, तो 2 में 1 प्लस 2 इंटू 3 6 में 2 प्लस 3 5, R1 R2 में R1 प्लस R2 पैरेलल कॉम्बिनेशन लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा 5 और 6 11/5 यानी कि 10/11 एम्पियर। ये I1 की वैल्यू आ गई। तो I2 कितना होगा, टोटल करंट I1 थी, कितना पार्ट यहाँ डिलीवर हो रहा है, ये आप तभी कर सकते हो। ऐसे बहुत से क्वेश्चंस किए हैं हमने, ठीक है, हर डेरिवेशन में यूज किया है और आगे भी फर्दर जो क्वेश्चंस वाला लेक्चर है उसमें इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट होंगे, तो इस कॉन्सेप्ट को स्टार्टिंग में ध्यान से समझ लेना। फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको समझाया था कि दो करंट है, ये दो में डिवाइड हो रही है, तो सामने वाला रेजिस्टेंस अपॉन में दोनों का सम। तो I2 कितना हो जाएगा, टोटल करंट है I1 10/11 इंटू
ये आ जाएगा इसके सामने वाला रेजिस्टेंस 3 अपॉन में दोनों का सम यानी 5, 5 2 जा 10, ये होगी 6/11 एम्पियर। तो I2 की वैल्यू आ गई 6/11 एम्पियर। अब यहाँ I2 डैश निकालते हैं, तो सबसे पहले I1 डैश कितना होगा। अब ये दोनों पैरेलल में है, इनके साथ ये सीरीज में है, तो ये हो गया बैटरी हुई है 2 वोल्ट की, तो 2 अपॉन में ये आ जाएगा 1 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 3 अपॉन 1 प्लस 3 यानी 4 हो गया। 3/4, 4 2 जा 8, 3 11/4 यानी कि ये हो गया 8/11 एम्पियर। अब अगर I2 डैश चाहिए तो टोटल I1 का वो कितना पार्ट है, ठीक है। ये होगा कि टोटल करंट I1 डैश थी, इन दोनों में डिवाइड हो रही है, तो उसका कितना पार्ट होगा, जिसमें से निकाल रहे हो इसके सामने वाला रेजिस्टेंस 3 अपॉन में दोनों का सम 3 + 1 यानी 4, 4 2 जा 8, ये आ गया 6/11 एम्पियर। यहाँ पे देखो ये I2 6/11 थी, यानी I2 इक्वल है I2 डैश से। तो इसी वजह से हमने इसको प्रूव किया था, ठीक है। यहाँ मैं एग्जांपल देकर उसी चीज को समझा रही हूँ। ये होगी रेसिप्रोसिटी थ्योरम। क्या कहती है कि किसी भी लीनियर नेटवर्क के किसी लूप में अगर कोई सोर्स कनेक्टेड है, उस सोर्स के कारण दूसरे मैश में उतनी ही धारा प्रवाहित होगी जितनी की मैश को दूसरे लूप में लगाने पर पहले मैश में प्रवाहित होती है। इसे कहते हैं रेसिप्रोसिटी थ्योरम। अब हम देखते हैं मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, अधिकतम शक्ति संचरण प्रमेय। अधिकतम शक्ति संचरण प्रमेय क्या कहती है, इसकी जो स्टेटमेंट आपको बुक में लिखी मिलेगी वो ये होगी कि अगर मैं ये बात कहूँ कि E का जो इंटरनल रेजिस्टेंस, कोई सोर्स है, मान लो कोई भी लीनियर नेटवर्क ले लिया जिसमें बायलैटरल इंपीडेंस होनी चाहिए, और इस सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस R ओम है। अगर इस R ओम की वैल्यू लोड रेजिस्टेंस के इक्वल होगी तभी लोड को मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगी, यानी कि अधिकतम शक्ति का संचरण होगा, ठीक है। लेकिन ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। वो कैसे, एक्चुअली ये तब वैलिड होती है, सबसे पहले आप इसका बनाओगे थेवेनिन इक्विवेलेंट। जब आपने थेवेनिन इक्विवेलेंट बना लिया, ये मान लो बैटरी है E इक्विवेलेंट, और यहाँ Z इक्विवेलेंट लगा हुआ है, और इधर ZL ले लिया। इसका थेवेनिन ऐसे ही बनाते हैं, हम थेवेनिन थ्योरम में डिस्कस कर चुके हैं। तो इसका थेवेनिन इक्विवेलेंट बनाओ, तो इन रियल मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम क्या कहती है, क्या होती है कि इस लोड से मैक्सिमम पावर तभी ट्रांसफर होगी जब ZL की वैल्यू Z इक्विवेलेंट के इक्वल होगी। अब आप खुद देखो कि अगर मैं इसको इंटरनल रेजिस्टेंस की बात से डिफाइन कर दूं तो वो गलत है, ठीक है। तो वो तभी कहेंगे कि यहाँ पे हम कहेंगे ZL की वैल्यू है वो Z इक्विवेलेंट के होनी चाहिए। तो आप इसको इसी वे से अप्लाई करोगे, क्वेश्चन भी ऐसे ही सोल्व करोगे। पहले उसका थेवेनिन बनाओगे, उसके बाद फर्दर रिजल्ट्स निकालोगे, ठीक है। अब इसको हम प्रूव करते हैं कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कैसे होगी। मान लो कि ये हमने सर्किट ले लिया जिसमें ये Z इक्विवेलेंट E इक्विवेलेंट। अब इसमें मैक्सिमम सर्किट दोबारा बना लो चाहे तो, Z इक्विवेलेंट E इक्विवेलेंट, जो थेवेनिन सर्किट बनाया था इसका इक्वल, और यहाँ है ZL। यहाँ से करंट निकालोगे, I क्या हो जाएगी V/R, यानी E इक्विवेलेंट अपॉन में Z इक्विवेलेंट प्लस ZL, ये I की वैल्यू होगी। पावर क्या होती है, I²R होती है, तो यहाँ पावर हो जाएगी, पावर की अगर वैल्यू देखूंगी तो वो होगा I²RL। लोड पे देख रहे हैं कि लोड पे मैक्सिमम कितनी पावर ट्रांसफर होगी, RL लिख लो, या यहाँ हमने ZL माना है तो ZL लिख लो। पीक वस्तु हो गया I²ZL, ठीक है। रेजिस्टेंस, अगर डायरेक्टली रेजिस्टेंस की बात कर लोगे तो यहाँ RL मान लेना, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा I²ZL। पावर निकालो कि मैक्सिमम पावर होने का मतलब ये पावर मैक्सिमम कब होगी, जब इसका डेरिवेटिव क्या ले लोगे 0, तो dP/dZL शुड बी इक्वल टू 0। इसकी वैल्यू पुट कर दो E की, फिर निकालो E इक्विवेलेंट अपॉन में, यहाँ हो जाएगा E इक्विवेलेंट का स्क्वायर अपॉन में Z इक्विवेलेंट प्लस ZL का स्क्वायर इनटू में क्या आ जाएगा ZL। अब इसका सिंपल डिफरेंशिएशन करना है। E इक्विवेलेंट स्क्वायर को कांस्टेंट रखा, ZL का किया 1 हो जाएगा, और ये टर्म एज इट इज आ जाएगी Z इक्विवेलेंट प्लस ZL का स्क्वायर प्लस, अब E इक्विवेलेंट का स्क्वायर कांस्टेंट है, ZL भी कांस्टेंट है। अब इसका करोगे
तो 1 में x की पावर 2, यानी पहले तो उसकी पावर का होगा, x की पावर -2 का क्या करोगे, -2 इंटू एक्स रेज टू क्या होता है 1/x की पावर -2, इसका डिफरेंशिएशन -2 x रेज टू -2 -1 एन एक्स एन -1 वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा कि x की पावर n का अगर आपको डिफरेंशिएशन करना है तो उसका फॉर्मूला होता है एन एक्स रेज टू n -1। तो -2 और x किसे माना है, जेड इक्विवेलेंट प्लस जेड एल को, इसकी पावर हो जाएगी -2 -1 यानी कि -3। अब जो कॉन्स्टेंट है वो एज इट इज पड़े हैं, इसको आप क्या लिख सकते हो, ई इक्विवेलेंट का स्क्वायर अपॉन में जेड इक्विवेलेंट प्लस जेड एल का स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा -2 ई इक्विवेलेंट का स्क्वायर इंटू जेड एल अपॉन में जेड इक्विवेलेंट प्लस जेड एल का क्यूब। अब मैक्सिमम पावर तभी ट्रांसफर होगी जब dp बाई dZl 0 होना चाहिए। ठीक है, 0 क्यों होगा, कांस्टेंट हो गया, मैक्सिमम और मिनिमम का मतलब कि वो एक कांस्टेंट वैल्यू होगी, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो dp अपॉन dZl अगर पावर मैक्सिमम है तो इसका डेरिवेटिव 0 होना चाहिए। तो यहाँ जो टर्म कॉमन है वो तो कॉमन लेकर उसको तो खत्म कर दो, तो ई इक्विवेलेंट स्क्वायर अपॉन में जेड इक्विवेलेंट अपॉन में ZL का होल स्क्वायर तो कॉमन ही आ रहा है, इक्विवेलेंट का स्क्वायर अपॉन में जेड इक्विवेलेंट प्लस जेड एल का होल स्क्वायर कॉमन आ रहा है। यहाँ पे टर्म क्या बची 1 - 1 वही आ जाएगा जेड इक्विवेलेंट प्लस जेड एल, यहाँ जाएगा माइनस का जेड एल माइनस का 2 जेड एल अपॉन में जेड इक्विवेलेंट प्लस जेड एल। ये कैसे लिखा, इक्विवेलेंट अपॉन में ये कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचा जेड इक्विवेलेंट प्लस जेड एल, एलसीएम लोगे तो एक्चुअली ये टर्म मैंने पूरी नहीं लिखी, हाँ कॉमन लेने के बाद अंदर क्या बचेगा इसको लिख लो, ई इक्विवेलेंट स्क्वायर अपॉन में जेड इक्विवेलेंट प्लस जेड एल का होल स्क्वायर। ठीक है, 1 - 2 जेड एल अपॉन में जेड इक्विवेलेंट प्लस जेड एल। अब एलसीएम लिया है तो ये जेड इक्विवेलेंट प्लस जेड एल माइनस का 2 जेड एल अपॉन में ये हो गया जेड एल माइनस 2 जेड एल यानी कि माइनस का जेड एल आ जाएगा। तो इसे यूं लिख सकते हो ई इक्विवेलेंट का स्क्वायर अपॉन में जेड इक्विवेलेंट प्लस जेड एल का होल स्क्वायर इंटू जेड इक्विवेलेंट माइनस जेड एल अपॉन में जेड इक्विवेलेंट प्लस जेड एल का होल स्क्वायर अपॉन में जेड इक्विवेलेंट प्लस जेड एल का होल क्यूब, और यहाँ हो जाएगा जेड इक्विवेलेंट माइनस जेड एल इक्वल्स टू 0। ये टर्म तो खत्म हो जाएगी 0 में, तो इसको आप लिख सकते हो ई इक्विवेलेंट का स्क्वायर जेड इक्विवेलेंट माइनस जेड एल इक्वल्स टू 0। अब आपको पता है कि ये टर्म भी 0 नहीं हो सकती क्योंकि इक्विवेलेंट तो 0 हो नहीं सकता, तो ये कंडीशन तभी ट्रू होगी जब जेड इक्विवेलेंट किसके इक्वल होगा, जेड एल के। ठीक है, और जेड इक्विवेलेंट होगा जेड एल के, मान लो जेड इक्विवेलेंट की वैल्यू है आर एल प्लस आयोटा आर इक्विवेलेंट प्लस आयोटा एक्स इक्विवेलेंट। ठीक है, और तो जेड एल क्या होगा आर एल प्लस आयोटा यानी कि आर इक्विवेलेंट माइनस आयोटा एक्स इक्विवेलेंट। ठीक है, ये इसके इक्वल आना चाहिए, इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होना चाहिए। ठीक है, जेड इक्विवेलेंट इक्वल्स टू जेड एल, ये इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होना चाहिए। तो कंडीशन ये कहती है, अगर आर की बात करें, यहाँ पे मैं पर्टिकुलर आर ही मान के चल रही हूँ, जेड एल को आर एल मान के चल रही हूँ। अगर रेजिस्टेंस की बात करें तब तो आप सिंपल इसको आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू आर एल लिख देंगे। ठीक है, अगर आपने आयोटा यानी कि जेड इक्विवेलेंट जेड एल वाली टर्म लेनी है तो ये टर्म और इंक्लूड हो जाएगी, यहाँ प्लस माइनस आ जाएगा इक्वल्स टू में, तब उसे लिख सकते हो। लेकिन आप डायरेक्टली इस वे से लिख दोगे तो भी आपको फुल में से फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो इसको आप इस वे से प्रूफ कर सकते हैं, यह है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। तो इसे सोल्व करने के लिए पहले थेवेनिन सर्किट बनाओ। ठीक है, थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट बना के फिर हम ये कहेंगे कि जेड एल है वो जेड इक्विवेलेंट के इक्वल होना चाहिए, तभी लोड को मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगी। ठीक है, अब इसका एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। In the given circuit, what will be the value of the RL so that it gets maximum power and find the value of maximum power transferred। यानी ये आपको सर्किट दिया हुआ है, आपको RL की वो वैल्यू बतानी है जब ये लोड को मैक्सिमम पावर ट्रांसफर करे। यानी RL की वो वैल्यू क्या होगी जब लोड पे मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगी,
और वो मैक्सिमम पावर भी निकालनी है। तो जब भी आपको मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन करना है तो सबसे पहले उसका थेवेनिन इक्विवेलेंट बनाओ। अब इसका थेवेनिन इक्विवेलेंट बनाते हैं इस सर्किट का। सबको पता है थेवेनिन इक्विवेलेंट बनाने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पे हमें चाहिए इक्विवेलेंट। क्या होता है थेवेनिन इक्विवेलेंट, कि किसी भी कॉम्प्लेक्स सर्किट को एक सिंपल सर्किट में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग ए सिंगल सोर्स एंड रेजिस्टेंस इन द सीरीज। तो यहाँ रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, ये जेड इक्विवेलेंट, और यहाँ पे है ये आर इक्विवेलेंट। लिख दो, यहाँ आर एल यूज किया हुआ है तो ये हो गया आर एल। और ई इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या होती है, जब लोड टर्मिनल को हटा दिया जाए, यानी लोड टर्मिनल्स को अगर ओपन कर दें तो उन सिरों पर जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो होगा ई इक्विवेलेंट। तो यहाँ लोड को ओपन कर दो, ये है 360 वोल्ट, ठीक है, और यहाँ हो गया 30 ओम, ये हो गया 150 ओम। लोड को ओपन कर दो तो इन सिरों पर जो विभवांतर होगा, ये भी सिरे हैं, लोड को ओपन करने पर वो किसके इक्वल होगा, ई इक्विवेलेंट के। और अगर जेड इक्विवेलेंट निकालना है तो इनको तो ओपन ही करना है और सोर्सेज को उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर देंगे। यहाँ इसकी कोई भी इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं दी हुई है तो इसे 0 मान के चल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ तो कोई धारा जा नहीं रही, तो जितना भी विभवांतर ए बी सिरों पर होगा उतना ही ए डैश बी डैश सिरों पर होगा। तो कितना भी विभवांतर आएगा ई इक्विवेलेंट, ये टोटल करंट अगर आई जा रही है तो 150 इंटू आई आर होता है। आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, आई होगा वी अपॉन आर, 360 अपॉन में दोनों का सम 30 प्लस 150 यानी 180। तो ये हो गया 18 टू जा 36 यानी कि 2 एम्पियर। ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, 150 इंटू 2 कितना हो जाएगा 300 वोल्ट, यानी ई इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ गई 300 वोल्ट। अब आपको जेड इक्विवेलेंट निकालना है, तो जेड इक्विवेलेंट निकालने के लिए क्या करोगे, इसको हटा दोगे, यहाँ सोर्स भी हटा दो, ये हो गया 30 ओम 150 ओम। सोर्स को इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर देंगे तो यहाँ जो प्रतिबाधा आएगी वो जेड इक्विवेलेंट होगी। जब रिप्लेस कर दोगे इंटरनल रेजिस्टेंस 0 है तो कुछ भी नहीं लगाया, तो जेड इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, ये दोनों पैरेलल में है, तो जेड इक्विवेलेंट हो जाएगा 30 इंटू 150 अपॉन में दोनों का सम यानी 180। कैंसिल आउट कर दो, ये हो जाएगा 3 6 जा 18 और 3 5 जा 15 एंड फर्दर 3 2 जा 6 और 2 5 जा 10 यानी कि आ गया 25 ओम। तो इसका थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट क्या बन जाएगा, ई इक्विवेलेंट की वैल्यू तो आ गई 300 वोल्ट और जेड इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ गई 25 ओम। तो इस लोड को मैक्सिमम पावर कब ट्रांसफर होगी, जब आर एल की वैल्यू आर इक्विवेलेंट के इक्वल होनी चाहिए, यानी आर एल कितना होगा, आर इक्विवेलेंट के इक्वल होगा यानी 25 ओम होगा। तो पहला पार्ट तो हमारा ये हो गया, फाइंड द वैल्यू ऑफ सो दैट इट गेट्स मैक्सिमम पावर। आर एल की वो वैल्यू ज्ञात करो जब ये मैक्सिमम पावर लोड पे ट्रांसफर हो, तो उसके लिए आर एल कितना होना चाहिए 25 ओम। अब हमें वो कह रहा है कि आई, इसके लिए यहाँ पे करंट भी निकालनी, पावर निकालनी है, तो पावर होता है आई स्क्वायर आर एल। तो यहाँ पे करंट अगर आई फ्लो हो रही है तो पावर हो जाएगी आई स्क्वायर आर एल। अब इस आई की वैल्यू क्या आएगी, आई की वैल्यू निकालनी है तो थेवेनिन से ये 300 वी अपॉन आर अपॉन में ये हो जाएगा 25 प्लस आर एल कितना आया वो भी 25 होगा, तो 300 अपॉन में 50, तो 5 6 जा 30, ये होगी 6 एम्पियर। तो कितनी आ जाएगी पावर 6 इंटू 6 इंटू आर एल कितना है 25, तो ये हो गया 36 इंटू 25। तो 36 इंटू 25 सोल्व कर लो, 6 5 जा 30, 5 3 जा 15 18 और 6 2 जा 12, 3 2 जा 6 और 1 7, ये आ जाएगा 900। तो 900 वोल्ट ये पावर आ गई। पावर की यूनिट वोट होती है तो यहाँ वाट लगा देंगे, ठीक है। तो इस वे से आप मैक्सिमम पावर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट एक छोटी सी थ्योरम और है कंपनसेशन थ्योरम, ठीक है, जिसे कहते हैं प्रतिकार प्रमेय भी बोला जाता है, क्षतिपूर्ति प्रमेय भी बोला जाता है। अब कंपनसेशन थ्योरम क्या होती है कि जैसे मान लो ये सर्किट है, यहाँ एक सोर्स लगा हुआ है, ये कोई भी लीनियर नेटवर्क ले लिया हमने,
यहाँ ये रेजिस्टेंस है R1 और R2। कंपनसेशन थ्योरम कहती है कि कोई सर्किट जिसमें सोर्स लगा हुआ हो, उसकी किसी भी इम्पीडेंस को एक वोल्टेज सोर्स से रिप्लेस किया जा सकता है जिस वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस 0 होगा और उसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, जितना इस रेजिस्टेंस के सिरों पर विभवांतर होगा उतना ही उसका ईएमएफ होगा। इट मीन्स कि इस R2 को, मान लो यहाँ R2 की बात करें, इस R2 को एक मैं सोर्स से रिप्लेस कर दूं। यहाँ ये मान लो E1 है, ये E1 ले लिया और ये R1 है और यहाँ एक सोर्स लगा देती हूँ E2। कंपनसेशन थ्योरम ये कहती है कि ये जो रेजिस्टेंस है इसको एक सोर्स से रिप्लेस कर सकते हैं जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0 होगा और ईएमएफ कितनी होगी, इसकी वैल्यू कितनी होगी, जितना R2 के सिरों पर विभवांतर है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ इम्पीडेंस, तो उसके इक्वल होगा। ठीक है, इसे हम स्टेटमेंट देखो एक बार। एनी नेटवर्क हैविंग सोर्सेज ऑफ ईएमएफ, ठीक है, कोई भी नेटवर्क है जिसमें ईएमएफ हो, कोई भी सोर्स हो, जरूरी नहीं है एक ही हो, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, तो हमने इसको प्रूव करने के लिए लिया है। तो एनी इम्पीडेंस कैन बी रिप्लेस, कोई भी इम्पीडेंस कैन बी रिप्लेस बाय वोल्टेज सोर्स, इम्पीडेंस को एक वोल्टेज सोर्स से रिप्लेस कर सकते हैं हैविंग 0 इंटरनल इम्पीडेंस, उसकी इंटरनल इम्पीडेंस यानी इंटरनल रेजिस्टेंस 0 होना चाहिए एंड एन ईएमएफ ऑलवेज इक्वल टू दो, ये ईएमएफ किसके इक्वल होगी, टू द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ इम्पीडेंस, इस इम्पीडेंस के एंड्स पर जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतनी E2 की वैल्यू होगी। अब इसको प्रूफ करते हैं। इसका प्रूफ सिंपल है, मान लो कि यहाँ करंट क्या जा रही है, I जा रही है या I1 मान लो, ठीक है, ये सीरीज में कनेक्टेड है तो सेम ही करंट जाएगी और यहाँ जो करंट जा रही है मान लो वो है I2 मान लो सर्किट में। तो अगर ये सर्किट इक्विवेलेंट है तो I1 और I2 इक्वल होनी चाहिए, ठीक है, तभी सर्किट इक्विवेलेंट होंगे। I1 और I2 इक्वल होने चाहिए, यानी जहाँ R1 से जितनी धारा जा रही है यहाँ भी उतनी जाएगी। तो सबसे पहले इस सर्किट में I1 निकालते हैं। I1 क्या होगा, V/R, तो सिंपल आ जाएगा E1/R1 प्लस R2 हो गया। अब यहाँ देखो, यहाँ I2 निकालना है, यहाँ किरचॉफ लॉ लगा दो, माइनस प्लस, ये धारा मान लो यहाँ से मान ली हमने, प्लस माइनस, ये भी प्लस माइनस, तो प्लस का E1 और यहाँ जाएगा माइनस का I2 मान लो I2/R1 और माइनस का क्या जाएगा E2 इक्वल्स टू 0। तो I2 की वैल्यू कितनी आ गई, I2 को उधर ले जाओ, तो I2 हो गया E1 माइनस E2 अपॉन में R1, ये I2 की वैल्यू आ गई E1 माइनस E2 अपॉन में R1। और E2 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, E2 हम ये कहते हैं कि जिसका इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 0 होगा और जितना R2 के सिरों पर विभवांतर होगा, R2 के सिरों पर विभवांतर होगा I1 इंटू R2, तो E2 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, I1 इंटू R2 के इक्वल होनी चाहिए। I1 की वैल्यू पुट कर दो तो E1 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू R2, ये E2 की वैल्यू यहाँ पुट कर दो तो E1 माइनस ये हो जाएगा E1 R2 अपॉन में R1 प्लस R2, तो E1 R1 और E1 R2 कैंसिल आउट हो रहा है, तो यहाँ क्या बच जाएगा E1 और यह आ जाएगा E1 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू R1, यही वैल्यू है, इसकी वैल्यू I1 है E1 अपॉन में R1 प्लस R2 और ये आ रहा है E1, कहाँ मिस्टेक हुई है, अपॉन में R1 ये भी है तो R1 से R1 कैंसिल आउट हो जाएगा, अपॉन में R1 यहाँ भी अपॉन में R1 से R1 कैंसिल आउट, तो I2 भी कितना आ गया E1 अपॉन R1 प्लस R2। तो ये आ गई इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड, तो फर्स्ट इक्वल है सेकंड के, तो ये प्रूफ हो गई, सर्किट में सेम करंट जा रही है तो ये सर्किट इक्विवेलेंट सर्किट होंगे। ठीक है, तो कंपनसेशन थ्योरम सिंपल ये कहती है कि किसी भी नेटवर्क में सोर्स लगे हुए हों, ठीक है, वो तो और जो इम्पिडेंसेस लगी हो तो किसी भी इम्पिडेंस को एक वोल्टेज सोर्स से रिप्लेस कर सकते हैं। उस वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस 0 होगा और उसकी ईएमएफ कितनी होगी,
जिस रेजिस्टेंस से इसको रिप्लेस किया है उसी रेजिस्टेंस के सिरों पर जितना विभवांतर होगा वो उसकी EMF के इक्वल आ जाएगा। ये है कंपनसेशन थ्योरम। तो थ्योरम्स हमारी कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट हम इसके क्वेश्चंस करेंगे, जितने भी टॉपिक्स किए हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ऐसे ही पढ़ते रहिए। कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरे को कमेंट करिए, ठीक है। आप इससे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें तो ताकि बच्चे इसका बेनिफिट्स उठा सकें। थैंक यू।